और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंचे और पहले हवाई सर्वे किया और फिर जमीन पर उतरकर लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। खुद सीएम धामी ने जोशीमठ की दरारों को देखा। मुख्यमंत्री ने लोगों के घरों के अंदर जाकर भी वहां के हालात देखे और लोगों से मुलाकात की। कई लोग रोते हुए सीएम धामी से मिले और अपनी व्यथा बताई, जिस पर सीएम ने लोगों को ढांढस बंधाया और पूरी मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने कहा कि तैनात अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और सेक्टर के हिसाब से मदद करने और पुनर्वास करने की बात भी कही और लोगों को आश्वासन भी दिया। तस्वीरें आप देखिए, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, लोग मदद की गुहार लगाने के लिए पहुंचे। जोशीमठ में जिंदगी की जंग जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर बनी हुई है। आज मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ का दौरा किया और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। लोगों का धामी ने ढांढस भी बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही जोशीमठ में आई कुदरती आपदा पर मिलिट्री के साथ साथ इसरो से भी मदद ली जा रही है। शहर के धंसने पर नजर बनाए हुए हैं लगातार मुख्यमंत्री। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक जिंदा शहर जोशीमठ अब डराने लगा है। मकानों में आई अचानक दरारें अब चौड़ी होने लगी हैं। दरारों से पानी की धार तेज होने लगी है। जोशीमठ को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। जोशीमठ पर संकट आ खड़ा हुआ है और आज इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से मिलने के लिए आए, उनके दर्द को समझा, उन्हें आश्वस्त किया कि इस संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। पहली प्राथमिकता है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, जान माल के नुकसान को बचाया जाए। एक बसे बसाए पुराने शहर से लोग डरने लगे हैं। जोशीमठ में आई कुदरत की दरार पर सरकार एक्शन में आ गई है। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम धामी ने पीड़ितों को फौरन सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए और इस आपदा में मदद करने वाली सभी एजेंसियों को कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। अभी चूंकि तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाए, जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी जोशीमठ में करीब 3 घंटे रहे, पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और जोशीमठ को बचाने का आश्वासन दिया। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहाँ भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। हम सेक्टर स्तर पर भी जो है इस पर अधिकारी लोगों को नियुक्त कर रहे हैं कि जो प्रत्येक घरों की चिंता करेंगे, प्रत्येक यहाँ के लोगों की चिंता करेंगे। बहुत ठंड का मौसम है और बर्फबारी होने की भी संभावना है, इसलिए सभी को सुरक्षित स्थान मिले, ठंड से बचाव हो, भोजन मिले, उन सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। बाकी दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पुनर्वास करना पड़ेगा, जिन जिन घरों में नुकसान हो रहा है, जो इसकी जद में आए हुए हैं, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। शहर के पीड़ित काफी समय से सीएम धामी का जोशीमठ में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सीएम जोशीमठ पहुंचे, लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई और सीएम मदद की गुहार लगाई। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके हमें पुनर्वास या जो भी सरकार की नीति है उसके अमल करें और जल्दी जल्दी हमें विस्थापन कराया जाए। मेरा घर यहाँ पे नियर पोस्ट ऑफिस पे है, तो मेरा घर भी पूरा 3 तारीख की रात को जो ब्लास्ट या कुछ हुआ है, उसमें पूरी तरह मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हमारा यही है कि आके हमको यहाँ पे विस्थापन किया जाए, क्योंकि हम रहने लायक हमारा मकान नहीं रह गया है। जोशीमठ पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का कहना है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया कि इसरो से भी मदद ली जा रही है और 1-2 दिन से इसरो जोशीमठ की तस्वीर जारी करेगा, जिसके बाद भूस्खलन की स्थिति साफ हो पाएगी।
वहीं सैन्य इलाकों में आई दरारों को लेकर सेना के अधिकारियों से संपर्क किया गया है और सेना के अधिकारियों ने कहा है कि वे व्यवस्था देख रहे हैं। तो सैन्य इलाकों में भी अगर ऐसी चीज है तो वो अपना कर रहे हैं व्यवस्था। सर, अभी तक वैज्ञानिकों की ओर से क्या कुछ संकेत दिए गए हैं, क्या कारण बता रहे हैं? वैज्ञानिकों की ओर से अभी तक जो चर्चाएं प्रारंभिक हुई हैं तो उनका कहना है कि जो पानी का स्रोत है भूमि के नीचे कहीं है और वो अब सैटेलाइट जो इमेजरी है इसरो से वो इकट्ठी की जा रही है। आज या कल में वो आ जाएंगे तो उसके बाद हम पानी के नीचे की जो सतह है, भूमि के नीचे की सतह है, इस पूरे क्षेत्र की पिछले 4 महीने में क्या परिवर्तन हुए हैं वो इमेजरी ले रहे हैं। ये भयानक तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं, जहां पूरा शहर दरक रहा है। लोग अब इस पुराने शहर से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बारिश के दिनों में दिखाई देने वाले ऐसे झरने अचानक सर्दियों में दिखाई देने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 मकानों में मुसीबत आई है, जोशीमठ के दूसरे स्थानों पर भी दरकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जोशीमठ में 1 जनवरी के बाद जिस तरीके से लगातार दरारें बढ़ती चली गई, उसका असर अब सैन्य क्षेत्रों में भी तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेना के क्षेत्र में दरारें ना पड़ रही हो। कई इलाके ऐसे हैं जो इस समय भूस्खलन की जद में आ चुके हैं। इस समय हम सेना के कैंप में मौजूद है। इसके आसपास के जो आप देख रहे हैं सड़क है, जो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर भी दरारें आप देख सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, सेना की एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है, सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे इलाके में इस समय दरार पड़ चुकी है। हालांकि सेना अलर्ट मोड पर पहले से ही है। और जोशीमठ में अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है, कम से कम 8 से 9 हजार जवान यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए, एक बड़े हाल में अचानक दरार आ गई। ऐसी तस्वीरें सिर्फ किसी एक घर या सड़क की नहीं है, जोशीमठ के पूरे शहर में इसी तरह की आफत आई हुई है। आलम यह है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पानी के रिसाव का कारण एनटीपीसी की सुरंग को माना जा रहा था, लेकिन इसी बीच एनटीपीसी ने ये साफ कर दिया कि सुरंग से दरारों का कोई संबंध नहीं है। बहरहाल जोशीमठ को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी के साथ नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। जोशीमठ में भू धसाव का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। जोशीमठ मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ को लेकर याचिका दाखिल की है और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। साथ ही जल्द ही कारगर कदम उठाने की भी मांग की गई। इसके अलावा याचिका में एनटीपीसी और बीआरओ से राहत में मदद देने की भी मांग की गई है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से प्रभावितों के पुनर्वास की भी मांग की गई और साथ ही आर्थिक मदद देने की भी मांग की गई है। जोशीमठ को लेकर अब मौसम भी डरा हुआ है, यानी कि मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक 2 दिन बाद मौसम बदलने वाला है। 2 दिन बाद जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी लगाया गया है। जोशीमठ में लगातार दरारें बढ़ रही हैं और जमीन के अंदर से पानी भी निकल रहा है और साथ ही मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बारिश होती है तो समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जोशीमठ पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का कहना है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया कि इसरो से भी मदद ली जा रही है और 1-2 दिन में इसरो जोशीमठ की तस्वीर भी जारी करेगा, जिसके बाद में भूस्खलन की स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं सैन्य इलाकों में भी आई दरारों को लेकर सेना के अधिकारियों से संपर्क किया गया है और सेना के अधिकारियों ने कहा है कि व्यवस्था लगातार देख रहे हैं और लगातार देखिए कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही हैं, जो कि एक चिंता का कारण बनी हुई है।
जोशीमठ में जमीन धंसने के बीच अब बड़े नेताओं ने भी वहां पहुंचने का रुख कर दिया है। विपक्ष की बात करें तो आज कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और रविवार को पूर्व सीएम हरीश रावत जोशीमठ पहुंचेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य समेत कई नेता सोमवार को जोशीमठ में होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जनता की मदद के लिए सब तैयार हैं। वहीं बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी सरकार के कामों पर नजर बनाए हुए है ताकि प्रभावित लोगों को मदद से लेकर मुआवजा मिलने तक किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। है और सरकार क्या कर रही है उस पर दृष्टि रखना, लोगों को मुआवजा देते हैं या नहीं देते, किस तरीके की कदम सरकार उठाने जा रही है, कौन जूलॉजिस्ट वहां जा रहे हैं, कौन एक्सपर्ट्स को वहां भेजा जा रहा है, किस तरीके की हाई लेवल कमेटी वहां बन रही है, इन सब पे हम लोग नजर रखेंगे और जनता से मिलकर उनके दुख को बांट के जो उनके लिए बेहतर होगा उसके लिए सरकार से गुहार भी करेंगे और सरकार नहीं करेगी तो फिर जो लड़ाई लड़ने का तरीका उसको भी अपनाएंगे। जोशीमठ में लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं। दरारों की स्थिति अब इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि सेना क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रही है। जोशीमठ में सेना की एक पूरी ब्रिगेड तैनात है जिसमें लगभग 8 से 9 हजार जवान रहते हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी की पोस्ट भी तैनात की गई है। जोशीमठ में 1 जनवरी के बाद जिस तरीके से लगातार दरारें बढ़ती चली गई उसका असर अब सैन्य क्षेत्रों में भी तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेना के क्षेत्र में दरारें ना पड़ रही हो। कई इलाके ऐसे हैं जो इस समय भूस्खलन की जद में आ चुके हैं। इस समय हम सेना के कैंप में मौजूद है। इसके आसपास के जो आप देख रहे हैं सड़क है, जो मलानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर भी दरारें आप देख सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं सेना की एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है, सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे इलाके में इस समय दरार पड़ चुकी है। हालांकि सेना अलर्ट मोड पर पहले से ही है। और जोशीमठ में अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है, कम से कम 8 से 9 हजार जवान यहाँ पे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो आईटीबीपी प्रथम वाहिनी सुनील यहाँ पे है, औली में आईटीबीपी का एक पूरा कैंप है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब सेना क्षेत्र में अगर दरारें बढ़ती है तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा चिंतनीय होगा। इस समय अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार लगातार भूगर्भीय टीमों से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण जरूर करा रही है, लेकिन जोशीमठ में जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। जोशीमठ में जमीन धंसने से तीर्थ पुरोहितों की चिंता भी बढ़ गई है। पहली चिंता इस साल होने वाली यात्रा को लेकर है, तो वहीं पुरोहितों का कहना है कि जोशीमठ के हालात से सबक सीखते हुए धामों में चल रहा मास्टर प्लान और साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम तुरंत बंद करवा देना चाहिए और काम से पहले टेक्निकल सर्वे भी होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। हर साल वसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन तय होता है और 4 धाम में सबसे आखिर में बद्रीनाथ धाम के ही कपाट खुलते हैं। लेकिन जोशीमठ में पैदा हुए बड़े खतरे ने यात्रा को लेकर भी डर पैदा कर दिया है। सबसे बड़ा डर सड़कों के धंसने से पैदा हुआ है। दरअसल बद्रीनाथ जाने वाली सड़क की जमीन जगह जगह धंस रही है। बद्रीनाथ में इन दिनों आम लोग नहीं रहते, पर 4 महीने बाद क्या इस बार यात्रा हो भी पाएगी या नहीं, इस बात ने तीर्थ पुरोहितों और आने वाले यात्रियों की चिंता अभी से बढ़ा दी है। हो गई है, लेकिन 4 धाम में प्रतिकूल असर पड़ रहा है। लगातार जजमानों के फोन आ रहे हैं कि इस बार यात्रा होगी नहीं होगी। तो हम ये सरकार से बिल्कुल स्पष्ट डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि आप सुनिश्चित करिए इस यात्रा को और राष्ट्र जो मार्ग है उसकी व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखें। साल 2022 में सबसे ज्यादा 17,60,000 यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, तो वहीं 15,60,000 यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जोशीमठ की खराब हालत को देखते हुए तुरंत धामों में चल रहा मास्टर प्लान का काम भी रोक दिया जाना चाहिए और किसी भी निर्माण से पहले टेक्निकल सर्वे होना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली और बद्रीनाथ जी के शीतकालीन पूजा स्थल जोशीमठ ज्योतिर्मठ में भूधसाव की जो घटना हुई है वो निश्चित बहुत चिंतनीय है और ये भविष्य के लिए संकेत भी है। इस सब घटनाक्रम को देखते हुए हम लोग ये मानते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ और ये पूरा जो इलाका जो है ये मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है और अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए जो बद्रीनाथ और केदारनाथ में वर्तमान में जो मास्टर प्लान के तहत कार्य कराए जा रहे हैं
तो निश्चित रूप से इन कार्यों को जो है रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि बड़े स्तर पर जो है निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है इन दोनों धामों के मंदिरों में भी हो सकता है। जैसा कि केदार शब्द का ही शाब्दिक अर्थ जो है दलदल है, तो निश्चित रूप से केदार में दलदल जैसी जमीन में इस तरह के जो है बड़े निर्माण होना, प्लाजा का निर्माण होना या मास्टर प्लान के तहत बड़े बड़े निर्माण कार्य होना और भारी मात्रा में मशीन और जो निर्माण सामग्री का वहाँ पर एकत्रित होना, यह भी खतरे के संकेत हैं। इसलिए जो है सारे पहलुओं का तकनीकी और व्यवहारिक अध्ययन करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए और बड़े स्तर पर इन दोनों धामों के अतिरिक्त अन्य धामों में भी निर्माण कार्य पर रोक लगाई जानी चाहिए, यह हमारा मानना है। बद्रीनाथ आने वाले यात्रियों का बड़ा दबाव जोशीमठ शहर ही झेलता है और सबसे अहम पड़ाव भी है। लेकिन अब जबकि जोशीमठ ही धंस रहा है तो लोकल लोगों का तो डर बढ़ा ही है, बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भी बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर चल रही कवायद को इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने गलत ठहराया है। अरशद मदनी का कहना है कि सभी धर्मों को अपने अपने धार्मिक नियमों का पालन करने का अधिकार है। सरकार सभी धर्मों पर एक जैसे नियम नहीं थोप सकती। हरिद्वार पहुंचे मौलाना अरशद मदनी ने आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की और इस दौरान कैलाशानंद गिरी ने मदनी को भगवा शाल ओढ़ाया और साथ ही अरशद मदनी ने भी स्वामी कैलाशानंद गिरी को हिंदी में अनुवादित कुरान शरीफ भेंट की। जो बहुत विह्वल थे कि क्या कहेंगे मदनी जी, क्या सिविल कोड का मतलब यही है कि जो अपने अपने पर्सनल लॉ हैं मजहबी, उनको खत्म करके किसी एक पर्सनल लॉ के का मजबूर कर दिया जाए आदमी को, यही तो मतलब है। आप सहमत नहीं है? नहीं, हम इससे सहमत नहीं। हम कहते हैं हर आदमी को अपने मजहब के ऊपर चलने का मुकम्मल अधिकार है और इख्तियार रहना चाहिए। आतंकवाद को लेकर के वार्ता हुई, राष्ट्र को लेकर के वार्ता हुई, एकता को लेकर के वार्ता हुई, एकता की परिचर्या को लेकर के वार्ता हुई, समन्वय को लेकर के वार्ता हुई, संधि को लेकर के वार्ता हुई कि हम हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ हैं, हर परिस्थिति में राष्ट्र के हित में है और हम एक हैं। आज यह बड़ी बात इमाम साहब के द्वारा पूरे देश को, दुनिया को जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की अस्थियां आज गंगा में विसर्जित की गई। परिवार सहित हरिद्वार पहुंचे प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी ने वीआईपी घाट पर अस्थियां विसर्जित की। अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम बेहद सादगीपूर्ण ढंग से किया गया और पुलिस प्रशासन को भी इसकी सूचना नहीं दी गई थी। वीआईपी घाट पर तीर्थ पुरोहित ने विधि विधान से अस्थि विसर्जन का काम संपन्न कराया। आपको बता दें कि पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन 30 दिसंबर को हुआ था। केंद्र सरकार की स्पॉन्सरशिप नीति में संशोधन के ऐतिहासिक फैसले को हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने सराहा है और कहा कि इससे भारतीय संस्कृति को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। पुरोहितों का कहना है कि पहले भी पाकिस्तान से लोग अपने परिजनों की अस्थियां लेकर हरिद्वार आया करते थे, लेकिन उनमें भारत में कोई रिश्तेदार होने का नियम लागू होता था, तभी उन्हें वीजा मिलता था। लेकिन अब इस संशोधन के कारण जो लोग मां गंगा में आस्था रखते हैं और अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन मां गंगा में करना चाहते हैं, वो भी भारत में आकर मां गंगा में अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित कर पाएंगे और उन्हें मोक्ष दिला पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए हम तीर्थ पुरोहित का स्वागत करते हैं। अस्थि विसर्जन का गंगा जी में एक अपना ही महत्व है और हर जीवित प्राणी जो सनातन पे देखता है या चलता है। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हमारे हिंदू धर्मावलंबी लोग वो इस सनातन परंपरा की इस प्रक्रिया के लिए अपने परिजनों की मोक्ष की कामना को पूर्ण नहीं कर पाते थे। किन्हीं परेशानियों के कारण बहुत सारी दिक्कतें उसके सामने आती थी। उनको जब ये प्रयास किया जाता था तो उसमें असफल भी हो जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार जिस प्रकार से सनातन परंपराओं का सम्मान करते हुए कहीं भी बैठे हुए हिंदू धर्मावलंबियों की सुख सुविधा एवं हिंदू धर्मावलंबियों की परंपराओं की चिंता करते हुए ये अगर संशोधन किया है तो इसका हम स्वागत करते हैं।
तीर्थ पुरोहित ही नहीं, संत समाज भी पाकिस्तानी हिंदुओं के मोक्ष का द्वार खोलने वाले फैसले का स्वागत कर रहा है। निर्मल अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि पाकिस्तान भी हमारा एक अंग है। वहाँ पर भी कई हिंदू परिवार रहते हैं जो आज भी भारत से प्रेम करते हैं। जो निर्णय लिया गया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिन लोगों की गंगा मैया पर आस्था है, जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, भले किसी भी देश में निवास कर रहे हों। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। देश ही नहीं, दुनिया भर में रहने वाले हिंदू अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कई बार देश और कानून इसके बीच में बाधाएं बनती हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।